अस्सलाम वालेकुम जी। शफीक अवान, खालिद क्यूम और सलमान राबिद के साथ मैं हूँ इसार राना और प्रोग्राम खबर की खबर में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम आपके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला ये दिन आपके लिए खैर व बरकत का बायस बने और पाकिस्तान के लिए अच्छी खबरों का बायस बने। अखबारात ने किस तरह देखा हेडलाइंस को, वहाँ एक नज़र डालते हैं। हुकूमत की एक बार फिर इंतखाबी इस्लाहात समेत अहम कौमी इशूज पर अपोजिशन के साथ मिलकर चलने की पेशकश। अपोजिशन की बयानबाजी और स्टेट बैंक के इख्तियारात से मुतालिक हुकूमत की वजाहत को आज के कौमी अखबारात के फ्रंट पेजेस पर शाया किया गया है। रोजनामा एक्सप्रेस की सुर्खी हुकूमत की अपोजिशन को पेशकश से मुतालिक है। इंतखाबी इस्लाहात, चेयरमैन नैब तकर्री, जुडिशरी रिफॉर्म्स, अपोजिशन के साथ मिलकर चलना चाहते हैं हुकूमत। रोजनामा दुनिया की सुर्खी के अल्फाज हैं, हुकूमत नून लीग में महाज गर्म, मरीम की बातों पर बच्चे भी हंसते हैं, चौधरी फवाद हुसैन। ऑडियो आने वाली है, डॉक्टर शहबाज गिल का दावा। रोजनामा नई बात ने इसी खबर के लिए इन अल्फाज का चुनाव किया। हुकूमत अपोजिशन में लफ्जी जंग तेज, हुकूमत का जाना महीनों हफ्तों नहीं दिनों की बात। मरियम अदम एतमाद के बगैर गिराएंगे बिलावल। स्टेट बैंक के इख्तियार से मुतालिक वफाकी वज़रा की वजाहत को रोजनामा पाकिस्तान ने सुर्खी के तौर पर लिया। स्टेट बैंक इसके एहसास से रियासत की मिल्कियत, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तयन का इख्तियार मरकजी हुकूमत के पास रहेगा। वफाकी वज़रा। रोजनामा जंग ने वफाकी वज़ीर दाखिला के बयान को अहमियत दी। दहशत गर्दी के बाद इस्लामाबाद अलर्ट, वाकया चोरी डकैती का नहीं था, दारुल हुकूमत में इनके स्लीपर सेल्स हैं, ये एक सिग्नल है, हमला आवरों तक पहुंच गए वजीर दाखिला। रोजनामा नवाए वक्त की सुर्खी के अल्फाज हैं, कोरोना 10 अमवात, तालीमी इदारों में सरगर्मियां 3 रोज करने की तजवीज। इंग्लिश अखबार द नेशन की मेन स्टोरी है, गवर्नमेंट डिफेंस इंडिपेंडेंस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। द न्यूज की टॉप स्टोरी है, इस्लामाबाद ऑन अलर्ट आफ्टर टेरर इंसिडेंट। एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन के बयान को फ्रंट पेज पर अहमियत दी। फवाद गिव्स स्टॉक्स ऑफर एनदर पुश। डेली टाइम्स ने ऑपोजिशन के बयानबाजी को हाईलाइट किया। टॉपलिंग पीटीआई गवर्नमेंट ऑपोजिशन सोल एजेंडा। डॉन अखबार की लीड स्टोरी है, गवर्नमेंट एक्सटेंड्स ऑलिव ब्रांच टू ऑपोजिशन एमिड अपरोर ओवर बिल्स। ये थी जी आज की हेडलाइंस और एक नज़र डालते हैं रनडाउन पे। बिलावल भुट्टो का अपोजिशन के मुश्तरका लॉन्ग मार्च से इनकार। अपोजिशन के हुकूमत जाने के दावे मजाक बन गए हैं, चौधरी फवाद हुसैन। नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक दस्तावेजात नाकाफी करार। पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी मिलकर बल्दियाती निज़ाम पर जिद्दोजहद नाकाम बना रही हैं, खुर्रम शेर जमान। कोरोना की 5वीं लहर में शिद्दत, हफ्ते में 3 दिन स्कूल खोलने की तजवीज़। और आज के प्रोग्राम में दी न्यूज़ का इदारिया द डील ऑफ डेमोक्रेसी और रोजनामा जंग में मजहर अब्बास साहब का कालम और फिर काल आ गई शामिल है, जबकि टॉप ट्रेंड जो है ट्विटर का स्कूल है उस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तबीयत ठीक नहीं लग रही है। हाँ जी बिल्कुल, वो ज़रा सीजनल वो जो है वो चल रहा है, वो चलता ही रहता है इसी तरह। तो सर्दी है, फिर तबीयत की तो खैर है, नीयत तो ठीक है ना। नहीं, नीयत अल्हम्दुलिल्लाह। अब बंदा जब कुछ 20-25 साल शादी के गुजार लेना तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो अगर ठीक नहीं होती तो मेरा ख्याल है कि अपोजिशन की जो आपस की चुन है ना वो नहीं ठीक होती। ठीक अगर इस वक्त नहीं हो रही तो घर जा करो जी। हाँ, वो घर जाके नहीं। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे शफीक अवान भी घर का सही आराम देता है ना, वहाँ मेरी कोई बात सुनता है ना यहाँ मैं मेरी कोई बात सुनता हूँ। घर का आराम मिल जाता है शफीक अवान की मौजूदगी में। हम चाहते हैं कि आप होमलेस फील ना करें। होमलेस फील ना करूँ, बिल्कुल सही है। बिलावल साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि जी मैं 2 मार्च कर लें, मेरे बाद आप भी मार्च कर लें। वो जैसे कहते हैं ना कि जी मैं खाना खाना फिर तुसी भी खा लेना, कोई गल नहीं। तो वो कहते हैं लेकिन हम इकट्ठे नहीं चल सकते। कल बिलावल साहब ने ये बिल्कुल कैटेगोरिकली कह दिया कि जी हम हमारा मार्च बिल्कुल सेपरेट होगा, आपका मार्च सेपरेट होगा, आप करना चाहते तो कर लें। अब देखिए, बिलावल भुट्टो ने एक और जो दुर्फतनी छोड़ी है ना कि हम तरीके अदम एतमाद के बगैर हुकूमत ख़त्म करेंगे। हाँ, यार तुम्हारे पास कौन सी जादू की छड़ी है? क्या तुम चाहते हो? क्या तुम जमहूरियत लपेटना चाहते हो? अपने नाना को देखो जिन्होंने जमहूरियत की खातिर अपना जान कुर्बान की, अपनी शहीद बीबी को देखो, आपकी वालदा, उन्होंने अपनी जान कुर्बान की। और अब आप कहते हैं जी मैं अदम एतमाद के बगैर जो है वो अपना हुकूमत ख़त्म करूँगा जी। तो कम से कम अपने जो अल्फाज बोला करें उसको पहले तोड़ लिया करें। ठीक है, आप सियासी मुखालफत करें, लेकिन आप ये अपना इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जमहूरी निज़ाम में लपेट में आएगा। देखिए, हुकूमत को ख़त्म करने का अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम एक ही तरीका है कि आप अदम एतमाद ले आएँ, और कोई दूसरा तरीका नहीं। और वो कह रहे हैं जी मैं इसके बगैर ख़त्म करके दिखाऊंगा।
फिर लॉन्ग मार्च दो कर रहे हैं, ये आपस में इत्तेफाक है नहीं। बाबा जानी जो है जरदारी साहब वो कुछ कहते हैं, फर्ज नमाज के काम में कुछ फूंक मारते हैं, बेटा कुछ कहता है, यानी आपस में ना इनके ना वो लाइनें नहीं मिल रही। पहले आप घर में तय करें कि आपने क्या बयान देना है, क्या आपकी पॉलिसी, क्या आपका स्टैंड होगा, फिर आप आगे हुकूमत के खिलाफ कोई बात करें। और पीडीएम से आप निकल गए, अब बाबा जानी कह रहे हैं पीडीएम, फिर ये बिलावल का ये भी था कि मैं कुछ शराय भी पीडीएम में जाने को तैयार हूँ। यानी एक ही सांस में 4 उन्होंने मुख्तलिफ बयान दे दिए। कम से कम बयान देने से पहले सोच दिया करें कि आपकी पॉलिसी की, आपका एजेंडा क्या है। और जो और फिर यह है कि ठीक है आप मुखालफत करें, ये आपका हक है, अपोजिशन मुखालफत नहीं करेगी तो कौन करेगा हुकूमत की, लेकिन उसमें कोई पार्लियामानी रवायत और जमहूरी रवायत के सामने रखा करें और बोलने से पहले तोड़ लिया करें। बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, एक बात का तो उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारे पास अदम एतमाद के लिए नंबर नहीं है और हम अदम एतमाद लाने की पोजीशन में नहीं है। उन्होंने ये बात तो तस्लीम कर ली कि हुकूमत की पार्लियामेंट में अक्सरियत है और कंट्रोल भी है। देखिए, वो तो अगर आप पिछले कुछ अरसे से देखें, जहाँ जहाँ हुकूमत को मुश्किल का सामना करना पड़ सकता था वहाँ हुकूमत ने अपने लिए आसानियाँ पैदा कर ली और जितने कवानीन पास होने थे वो भी हो गए। तो ये तो बात सामने आ गई ना। ये जो दावा किया जा रहा था कि हुकूमत अपनी अक्सरियत खो चुकी है या इतमाद उसको हासिल नहीं है इत्तेहादी जमातों का खास तौर पर, वो तो गलत साबित हुआ। एक बात। दूसरी बात ये कि देखिए, लॉन्ग मार्च जो है वो मुश्तरका लॉन्ग मार्च हो ही नहीं सकता था। अगर मुश्तरका लॉन्ग मार्च होता तो वो फिर पीपल्स पार्टी पहले उससे अनाउंस क्यों करती, पहले लॉन्ग मार्च क्यों अनाउंस कर देती पीडीएम से पहले, उससे पहले उन्होंने ज्वाइंटली हिकमत अमली क्यों नहीं बनाई। फिर दूसरी बात यह है कि बिलावल साहब को अच्छी तरह पता है कि अब मकसद हमारा हुकूमत को घर भेजना नहीं है। ये वो सियासी लतीफ़े हैं जो मीडिया के लिए पैदा किए जाते हैं सुबह शाम टॉक शो के लिए, ताकि मीडिया का जो अंदर खेल है वो जारी रहे और हम भी अपने आप को अलाइव रखें। यानी ये कह देना कि जी अच्छा हम हुकूमत नहीं गिराते, ये कह देना कि जनाब हम 2023 का इंतखाब का इंतजार करेंगे, तो फिर तो सारा खेल खत्म हो गया, फिर मीडिया के अंदर क्या बात करेंगे। इसलिए उनको भी मीडिया के अंदर अपने आप को सर्वाइव करने के लिए ये इस तरह के शोशे छोड़ने पड़ते हैं। अब शफीक अवान साहब ने कहा कि जी वो उन्होंने कहा कि मैं तो तरीक़त में इत्तेमाद के बगैर हुकूमत गिराऊंगा। क्या आप इस्लामाबाद पे चढ़ जाएंगे? क्या आप इस्लामाबाद पे सियासी चढ़ाई करना चाहते हैं, जो कि पीपल्स पार्टी का एजेंडा ही नहीं है? जरदारी साहब तो इस तरह की सियासत करना ही नहीं चाहते। तो बिलावल साहब कहाँ से ये सियासत निकालना है? मकसद सिर्फ ये है कि वो पीडीएम को कह रहे हैं कि भाई आपका एजेंडा अलग है, हमारा एजेंडा अलग है, आपकी बस अलग है, हमारी बस अलग है, आपने अपना रास्ता निकालना है, हमने अपना रास्ता निकालना है। तो दोनों फरीकैन अपना अपना रास्ता निकालने के लिए एक दूसरे का पहले कंधा इस्तेमाल करते रहे। जब वो कंधा इस्तेमाल ना हो सका, अब वो अलग अलग अपनी सोलो फ्लाइट्स के तौर पे जा रहे हैं और उस सोलो फ्लाइट के अंदर से वो अपना नतीजा निकालना चाहते हैं। दूसरी बात देखिए, मैं इन्हीं प्रोग्रामों में बार बार कह चुका हूं कि बिलावल के बयानात को ज्यादा अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी में आज भी अगर कोई डिसाइसिव पावर है वो आसिफ अली जरदारी साहब है। जो जरदारी साहब कहते हैं ना वो ज्यादा अहम मेरे लिए वो ज्यादा अहम होता है। मैं उससे चीजों को ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं। बिलावल साहब तो इतने सियासी रोमांस में चले गए थे, एक जमाने में पीडीएम के ऊपर इस तरह से गए थे कि पीडीएम के साथ कोई इंकलाब लाना चाहते थे, मरियम के साथ बैठ के इंकलाब लाना चाहते थे। तो मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब के पास वो चीज है जो फैसले की कुव्वत जो जरदारी साहब के पास। बिल्कुल ठीक है सर। खालिद साहब, बिलावल साहब के पास फैसले की कुव्वत नहीं है तो फिर वो इतने बड़े बड़े बयानात जो देते हैं वो क्या वर्कर को मुतमईन रखने के लिए देते हैं? देखिए, ये बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिस लॉन्ग मार्च का ऐलान किया है 27 फरवरी को, वो दरअसल अपनी इलेक्शन कैंपेन का बिलावल भुट्टो ने ऐलान किया है और हुकूमत का खात्मा शफीक साहब बिलावल भुट्टो का हदफ नहीं है। वो तो चाहते हैं कि ये जो पार्लियामेंट है या हुकूमत है ये अपने 5 साल पूरे करे ताकि उन्हें अगले इलेक्शन के लिए भरपूर तरीके से तैयारी का मौका मिले, क्योंकि पीपल्स पार्टी को अभी तक पीपल्स पार्टी जो है वो ऑक्सीजन पर पंजाब में चल रही है। तो वो चाहते हैं कि वहाँ यहाँ पर कुछ उनको टाइम मिले, उनके हालात जो हैं वो अब बेहतर हों। तो कल जो बिलावल साहब ने गुफ्तगू की है उसमें तो कुछ नए तजादात जो हैं वो अपोजिशन के सामने आए हैं। एक तो तजाद ये आ गया कि नून लीग की तरफ से जो है वो पीपल्स पार्टी पर एक प्रेशर है कि अदम इत्माद का जो मामला है वो सेनेट से शुरू किया जाए। लेकिन कल बड़ी अजीब बात जो है वो पीपल्स पार्टी की तरफ से सामने आ गई कि हमारी तो वहाँ अक्सरियत नहीं है, जबकि अपोजिशन के जो हैं वो सबको इल्म है कि वहाँ पर 3-4 जो सेनेटर हैं वो हुकूमत से ज़्यादा हैं। लेकिन इसके बावजूद चूँकि 2 बार तसलसल के साथ अपोजिशन को वहाँ सेनेट के अंदर जो शिकस्त हो चुकी है, वो उस दचके से
अभी तक जो है वो बाहर निकलने के लिए नहीं तैयार निकले। नहीं है। और इसका जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं खुर्शीद शाह, उनकी तरफ से जो आज मीडिया टॉक आज जो है वो मुख्तलिफ अखबारात में शाया हुई है, उसमें उनकी तरफ से तजवीज़ आई है कि अभी जो है वो अपोजिशन को जो है वो सिर्फ स्पीकर के खिलाफ जो है अब वो नो कॉन्फिडेंस लानी चाहिए। और इससे ये भी वाज़ेह होता है कि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो अदम इत्मीनाद लानी थी उस पर भी अपोजिशन ने यू टर्न ले लिया। मौलाना साहब, ये अभी तक हमने जो गुफ्तगू की है, मुझे ये लग रहा है कि ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। आपने खालिद साहब ने कहा कि ये सारा इन्होंने अपनी लंबी मैराथन इलेक्शन कैंपेन का आधा शुरू कर दिया है, तो ये क्या कबल अज़ वक्त इतनी लंबी इलेक्शन कैंपेन वो अपना थक नहीं जाएंगे? और ये तो एक तय है कि ना अदम इत्मीनाद ला सकते हैं ना हुकूमत को ख़त्म कर सकते हैं। ये कबल अज़ वक्त नहीं है जो इन्होंने अपना एक किस्म की मुहिम शुरू कर दी है। हाँ सॉरी, वो जो ये कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं कि वो खेलते थे ना हम, वो जिसमें चेयर गेम होती थी और घूम रहे होते थे, तो ये चेयर गेम है जिसमें अपोजिशन ने ये तय करना है कि पीटीआई के बाद दूसरे नंबर पे जमात कौन सी है। तो पहले मलने की जगह मलने की ख्वाहिश है कि पीपल्स पार्टी पहले ये एक जेस्चर देना चाहती है कि वी आर द रियल अपोजिशन, और इसके लिए वो निकलना चाह रहे हैं सड़कों पे। देखें ना, अगर इनका मकसद अपोजिशन का हुकूमत गिराना होता तो फिर ये मुश्तरका तौर पे कुछ करते। इनका मकसद हुकूमत गिराना नहीं है, इन्हें ये पता चल गया कि हुकूमत नहीं गिरा सकते। इनका मकसद है कि हम किसी तरह आने वाले इलेक्शन के अंदर बतौर जमात जो है हम अपनी कोई एक पोजीशन जो है वो बना सकें। और ये मार्च भी इसी तरह ही होगा जैसे जब नवाज शरीफ साहब आए थे तो शहबाज शरीफ और हमज़ा अवाम के मार्च को माल रोड और क्या नाम है एबर्ट रोड पे ही घुमाते रहे थे ना एयरपोर्ट जाने के वो लिए। एक दूसरा मार्च करते रहे थे। हाँ, वो एक और मार्च करते रहे तो ये वही वाला मार्च होगा जिसमें लोगों को एंगेज किया जाएगा, लेकिन असल हदफ जो है उस तरफ नहीं जाने दिया जाएगा। अब आप देखें कि कल मरियम साहिबा का एक बयान आया, कहती है कि हुकूमत हफ्तों महीनों नहीं दिनों में ख़त्म हो जाएगी। उनकी मेहरबानी है, उनकी मेहरबानी है, उन्होंने घंटों और मिनटों में निकले के गई। थोड़ी मेहरबानी कर दी, हुकूमत उससे को भी ज्यादा टाइम दे मेहरबानी दिया। ये कह दी कि ये नहीं कह दिया कि हुकूमत गिर चुकी है। हाँ, गिर चुकी है, उनकी मेहरबानी के उन्होंने वो किया। और फवाद साहब का बिल्कुल ये ठीक कहना है कि इनकी बातों पर अब इनके बच्चे भी हंसते हैं। यार आप किन खलाओं में रह रहे हैं आप कि हुकूमत जो है वो हफ्तों महीनों पहले आपने कहा रिया पार, फिर कहा हुकूमत गई, फिर हम यूँ कर देंगे। अब आलम यह है कि आप इस तरह के बयान दे रहे हैं जिसमें मैं आपको खुद भी हंसी आती होगी। देखें अपना ये, मैं मार्च तो नहीं कहूँगा, मैं इसे अप्रैल फूल मार्च कहूँगा, क्योंकि जो इनकी तारीख होती है ना लॉन्ग मार्च की, वो अप्रैल फूल मार्च साबित होती है। जिसका ऐलान करते हैं इस हफ्ते कर रहे हैं, 2 हफ्ते कर रहे हैं, अब तो हम हफ्ते गिनते गिनते भी हम तंग आ गए हैं, तो इन्हें इनके अपने हाल में छोड़ दें। फिर मरियम कहती है कि हुकूमत को हम ये दिनों की बात है। और इनके जो हैं अपना शाहिद खाकान अब्बासी साहब, कल उन्होंने एक टीवी शो में कहा है कि उन्होंने उनके कंडेम किया उनके बयान को कि हुकूमत को किसी भी हालत में ख़त्म करना, उन्होंने कहा ये तरीका कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यानी उनकी जमहूरी सोच है। और ये देखें, ये जो मरियम और ये सारा ये हर कोई अपनी लदा बोली बोल रहा है कि अपनी जगह के लिए, लेकिन ये जो कल भी हमने डिस्कस किया, कोई 4 का टोला है, वो अपनी जगह बना रहा है। तो ये मरियम से अब क्यों बोली? मरियम को तालीक है, हमारे आपके दोस्त हैं परवेज़ रशीद साहब, वो कोई ना कोई बयान ऐसा देना चाहते हैं कि एक नया फितना, नई दुर्फितनी छोड़ना चाहते हैं। लेकिन ये जो दुर्फितनी है ना, ये दुर्फितनियाँ जो एक मजाक बन जाती है। और जितने उन्होंने तारीखें दी ना कि लॉन्ग मार्च, ये वो धरना, इस्तीफ़े, ये कर देंगे वो कर देंगे, सारा वो मजाक साबित हो। ये सारा मुझे ना फिर मैं कहूँगा ये लॉन्ग मार्च नहीं, अप्रैल फूल मार्च है। लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, लोगों को सिर्फ ये बताने के लिए कि हम हैं। लेकिन जो देखिए लोग इस तरह बेवकूफ़ नहीं बनते। आपकी परफॉर्मेंस की, आपकी कारकर्दगी किया, जो आपने दावे किए वो आप बैकआउट किए, जो आपने बात की उसको आपने यू टर्न लिया, ना कोई अपना इस्तीफे हुए, ना कोई आपका कोई अपना लॉन्ग मार्च हुआ, ना आपका कोई धरना हुआ। आजकल आपको पता है आपके बेस्ट फ्रेंड जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब मुकम्मल खामोश हैं, क्योंकि उन्हें ना मुस्लिम लीग नून पल्ला पकड़ा रही है, ना कोई और पल्ला पकड़ा रहे हैं। जरदारी साहब ने भी उनको झंडी दिखा दी है कि नया इत्तेहाद बना लें। जरदारी साहब तो सियासत के बादशाह है ना, कोई माने ना माने, मेरी तायद करेंगे खालिद साहब, तो उन्होंने कि नया छोड़ दिया कि नया इत्तेहाद बना लें। तो ये चलता रहेगा और मार्च आ जाएगा, अपना अगले इंतखाबात आ जाएंगे, इसी तरह चलता रहेगा। इसी तरह चलता रहेगा, होना कुछ नहीं। हाँ, तो मैं कहता हूँ जी, सॉरी आप पहले सवाल कर लें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस तरह के बयानात होते हैं, जैसे हुकूमत हफ्तों महीनों नहीं दिनों में जाएगी,
इसकी गैर संजीदगी का जो बयान देने वाला होता है उसको भी अंदाजा होता है, लेकिन वो क्यों देता है फिर इस तरह के बयान जिसमें देखिए, लोग मैंने हंसें? कल आपको सामने खाकान अब्बासी का एक बयान कोट किया था जिसमें उन्होंने कहा ये तो हम मीडिया की पेट भरने के लिए ये सारा कुछ करते हैं। देखिए, PMLN को ये तो क्रेडिट देना कि वो मीडिया की जो टैक्टिस है Engage उसको जरा इंगेज रखते हैं, समझते हैं। अच्छा, उन्होंने पार्टी को भी बचा के रखना है, उन्होंने अपनी भी सियासी शख्सियत को बचा के रखना है, तो इस मीडिया के अंदर एक प्रोपेगेंडा के ऊपर बुनियाद बनाकर एजेंडा जो है ना वो उनको चलाना उनकी मजबूरी है। यानी एक ऐसा प्रोपेगेंडा के कैंपेन चलाएं कि रोजाना की बुनियाद पे नई नई खबरें जनरेट करें, रोजाना की बुनियाद पे जो कल आपने खबरें पेश की हैं उसका कॉन्ट्रडिक्शन पेश करें। अच्छा, फिर उससे आगे नई फुलझड़ियां छोड़ें। यानी आप अंदाजा लगाइए कि अगर पिछले 1.5 साल में देखें PMLN की खबरों का, तो जितना यू टर्न माशाल्लाह अपनी खबरों पर ये लोग लेते हैं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आज। और फिर एक बड़ी दिलचस्प बात है, पार्टी के अंदर 4 किस्म के मुख्तलिफ एंगलिंग से बयानात आते हैं। एक आपने कहा परवेज रशीद साहब की लिमिटेड कंपनी जो 4 का इधर का टोला है, फिर 4 का उधर का टोला है, फिर मरियम अपनी बयान निकालती है, फिर लंदन की पार्टी अपना बयान निकालती है, फिर शहबाज शरीफ अपना बयान निकालते हैं, फिर जावेद लतीफ बीच में से कूद पड़ते हैं। यानी अंदाजा लगाइए पार्टी की हालत यह है कि उसकी कोई वेवलेंथ ही नहीं है, और वेवलेंथ के अंदर रहते हुए 4 मुख्तलिफ वेवलेंथ के अंदर काम कर रहे हैं। अभी तो ये लड़ाई चल रही थी सर कि नवाज शरीफ साहब के दरमियान और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान रस्साकशी चल रही है इख्तिदार की। अब बीच में से ये 4 का टोला भी आ गया है जो कह रहा है कि नहीं जी आप हमें मुतबादल के तौर पर तस्लीम करें, हम आगे चलेंगे। अब हुआ क्या, ये तो पड़ गए सारे के सारे किसी मशकूक करैक्टर के तौर पर उनको देखा जा रहा है पार्टी के अंदर। मैंने कई कल मुस्लिम लीगी लोगों से कहा, उन्होंने कहा हाँ ये अंदर खाते जो है ना अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे। अब सवाल ये है कि ये जो बयानबाजियों का सिलसिला है, और मरियम जो है जिस किस्म की बयानबाजी करती हैं, मैं आपको यकीन बताऊं, अब बाज़ औक़ात अगर मुस्लिम लीग नून का कोई बंदा सीरियसली इस क्राइसिस को इवैल्यूएट करे ना पिछले 3-3.5 साल की पॉलिटिक्स का, तो उसमें से आपको एक मरकजी किरदार जो है वो मरियम निकलेंगी, क्योंकि उन्होंने पार्टी के अंदर बुरहान पैदा किया है, उन्होंने पार्टी के अंदर वो ग्रुप बंदी पैदा की है। ये जो जाती उमरा का इजलास और ये जो मॉडल टाउन का इजलास होता है, 2 मुख्तलिफ इजलास, फिर यह लंदन का इजलास या लाहौर में बैठ के मॉडल टाउन का इजलास, ये जाहिर करता है कि पार्टी की वेवलेंथ एक नहीं है और पार्टी के अंदर वो तकसीम मौजूद है, चाहे वो आप उसका अनाउंसमेंट ना करें, लेकिन सबको पता है कि पार्टी के अंदर तकसीम मौजूद है। मुझे आपको कहने की क्या जरूरत है, आप रात को टॉक शो में जावेद लतीफ को सुने, शाहिद खाकान अब्बासी को सुने, मोहम्मद जुबैर को सुने, एहसन इकबाल को सुने, ख्वाजा आसिफ को सुने, तो आपको लग जाए पता चल जाएगा कि ये लोग किस तरह से मुख्तलिफ किस्म की बोलियां बोल के अपनी पार्टी के लिए जो है ना एक लाइबिलिटी बन गई। राना साहब मैं मदीम के बयान से एग्री करता हूँ। हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है। वो दिन कितने हैं, वो 545 दिन है, 1.5 साल रह गया ना, 545 दिन बाद इलेक्शन आ जाएंगे। मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, वो गलती उनसे हो गई, साबिता में कमजोर है वो, उन्होंने दिन नहीं गिनाए। मैं बता देता हूँ कितने दिन रहेंगे, 545 दिन। बिल्कुल ठीक है खालिद साहब, 545 दिन रहेंगे और उसके बाद इलेक्शन होंगे और उसके बाद फिर नई हुकूमत होगी। राना साहब देखिए कि यही तो अपोजिशन के अंदर, खुसूसन मुस्लिम लीग नवाज के अंदर ये मायूसी है कि उन्हें जो है अपना फ्यूचर और मुस्तकबिल जो है वो वाज़ेह नज़र नहीं आ रहा, और उन्हें जो है अगर उनके अंदर बैठकर उनके साथ बैठकर बात करें तो उन्हें जो है कोई तब्दीली बज़ाहिर नज़र नहीं आती। इसलिए मरीम नवाज साहिबा को जो है वो हर हफ्ते नई तारीख जो है अब वो देना पड़ती है। और अगर आप पाकिस्तान की जो है वो सियासी तारीख उठाएं तो मुझे बताएं कि आज तक किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कभी कोई पाकिस्तान में तहरीक अदम इत्माद जो है वो कामयाब हुई है? कभी नहीं। तो पाकिस्तान की तारीख में तो 2 वज़राए आज़म जो हैं उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम इत्माद आई, और सबसे जो कमज़ोर हुकूमत थी पाकिस्तान की तारीख की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, उनके ख़िलाफ़ जब उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट थी शफीक साहब वो पूरी ताकत के साथ जो है इस अदम इत्माद के साथ खड़ी थी, लेकिन इसके बावजूद 12 वोटों से मुझे याद है कि वो तहरीक अदम इत्माद जो है वो नाकाम हुई थी। इसी तरह शौकत अजीज़ जो थे उनके जो खिलाफ तहरीक अदम इत्माद थी वो भी वाज़ेह अक्सरियत के साथ जो है वो नाकाम हुई। तो इस तरह अपोजिशन को जो है ये जो 58-2B आई थी वो इसीलिए आई थी कि अदम इत्माद के जरिए किसी वज़ीर आज़म को निकालना जो है वो पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। खालिद साहब उसमें देखे ना उसामा बिन लादेन भी साथ है नवाज शरीफ के, उनको भूल गए आप। नहीं, तमाम तर मसाइल के बावजूद मैं कहता हूँ तो इसीलिए अपोजिशन के अंदर एक मायूसी है, और उस मायूसी के खात्मे के लिए वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो बातें करते हैं। और दूसरा इससे भी बड़ी मायूसी ये है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी जो है वो भी उनको जो है वो नजर नहीं आ रही। अच्छा इसार साहब ये बताइए, जैसे अब हम देख रहे हैं मरियम के गिर्द सिर्फ 4 लोग हैं, मैं देखता हूँ। एक मरियम औरंगजेब नजर आती हैं, एक उनकी शफकत के लिए परवेज रशीद साहब है,
एक उनके तर्जुमान मोहम्मद जुबैर साहब है, और एक चौथा करैक्टर जो है वो शेखोपुरे वाले जावेद लतीफ लतीफ है। यानी मरियम के पास इन चार के अलावा कोई मुझे पांचवा बंदा नजर नहीं आता कि जो जिससे लगे कि मरियम के पीछे पूरी पार्टी जो है या पूरे अरकान असम्बली उस तरह से खड़े हुए नजर नहीं आते मुझे तो। बिल्कुल। देखिए, जो आप ये चार लोगों का कह रहे हैं ना, इनके ज़रा पॉलिटिकल स्टैंडिंग देख लें। मरियम औरंगज़ेब की क्या है, जावेद लतीफ़ की क्या है, चलें वो उसका एक स्ट्रगल तो है। परवेज़ रशीद साहब का पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल जो मुकाम है उस पर मैं नहीं वो करता, लेकिन पॉलिटिकल तो वो अब इस टाइम पावर पॉलिटिक्स से आउट है। एक्चुअली मरियम साहिबा मुस्लिम लीग नून में पीटीआई ग्रुप है। जो काम पीटीआई नहीं कर सकी मुस्लिम लीग के अंदर, वो इन्होंने करके दिखा दिया। ठीक है ना। Well said. और तकसीम कर दिया मुस्लिम लीग नून को मरियम साहिबा के बयानात ने और मरियम साहिबा के फैसलों ने। तो ये काम जो पीटीआई की ख्वाहिश थी वो इन्होंने पूरा किया। मुझे ऐसा लगता है कि मरियम साहिबा पीटीआई के लिए एक नरम गोशा दिल में रखती हैं और उनके एजेंडे को फॉलो करती हैं। अब फिर रह गई अदम एतमाद की, जो उसामा बिन लादेन की शफीक ने कहा, तो ये एक ख़ास किस्म का माइंड सेट होता है सर। देखें, मियां नवाज शरीफ साहब ने कितने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर्स को की हुकूमतें गिराने में किरदार अदा किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत, फिर क्या नाम है यूसुफ रजा गिलानी, उधर भी है मोहम्मद खान जुनेजो के साथ के साथ जो किया। ये जमहूरियत के जो चैंपियन है ना, इनका आलम यह है कि अपने दौर में इनकी पूरी ख्वाहिश रही कि कोई जमहूरी हुकूमत अपना टाइम पूरा ना करे, और ये माइंड सेट है इन लोगों का। बज़ाहिर ये अपने ऊपर कैमोफ्लाज किया हुआ है जमहूरियत का, अंदर से इनकी हैसियत ये कि इनका दिल चले तो ये अपने अलावा किसी को हुकूमत ना करने दे बिल्कुल भी। अब आप देखें नवाज शरीफ साहब की सेहत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट्स आई हैं वो कहा जा रहा है कि जी वो तो नामुकम्मल है, और फ्राहम की गई रिपोर्ट्स में कार्डिक थ्राम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स, बोन मेरो टेस्ट मौजूद ही हैं, जिसकी बुनियाद पे वो मुल्क से बाहर गए थे उनके तो टेस्ट ही मौजूद नहीं है। खाली ये लिख दिया कि जी बंदा बीमार है। बंदा क्या बीमार है भाई, बताया जाए ना शफीक साहब। देखिए, वो उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट जो दिए हैं ना, ये हम देखें ना स्कूलों में जब जाते थे, छुट्टी लंबी करनी होती है तो मेडिकल सर्टिफिकेट ले लेते थे। ये बिल्कुल वो मेडिकल सर्टिफिकेट है। अब आप एक इलाज के लिए गए, आप सीरियस बीमारी थी आपको, अब ये सोशल मीडिया पे सारा इनकी रिपोर्टें फिर रही हैं, ये उनके ख़त हैं, ख़त किताबत है कि इनको ये बीमारी, ये फिर इन्होंने लिखा, फिर उन्होंने जवाब दिया इनको ये बीमारी, यानी वो रिपीट उन्होंने कर दिया। लेकिन उस बीमारी के जो टेस्ट हैं, जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट की रिपोर्ट है, अस्पताल में दाखिला है, या क्या प्लेटस का क्या इस वक्त क्या पोजीशन है, और अभी इनकी सेहत क्या है। हार्ट का इनका मसला था, बड़ा था कि हार्ट सर्जरी होगी, पहले ये स्टेबल हो जाए। तो भाई अब तक स्टेबल नहीं हुए, कम से कम चलें, अल्लाह ने सेहत दे, हम ये नहीं करते किसी की सेहत पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप कम से कम अपनी जो रिपोर्ट्स हैं वो भेजें ना। जो डॉक्टर वहाँ बैठे हुए हैं उन्हें भी पता है कि भाई जो हम अगर इतना सेंसिटिव केस है, इतना हाई प्रोफाइल बंदा है, तो हम साथ इसकी रिपोर्ट्स भी भेजें कि जो वहाँ उन्होंने रिपोर्ट्स उन्होंने लिए डॉक्टर से वो, लेकिन रिपोर्ट्स ली हो तब ना। अब देखें, अगर वहाँ को डॉक्टर से रिपोर्ट टेस्ट करवाते हैं, उसकी रिपोर्ट तो लामाला आती है, लेकिन ये वो अपने यहाँ तक पहुँचती ही नहीं। लेकिन मैं इसमें देखें, मैं इसमें ठीक है हुकूमत कर रही है, लेकिन मैं ब्यूरोक्रेसी को मुद्दे इल्ज़ाम ठहराऊँगा। जो ब्यूरोक्रेसी 30 साल उन्होंने पाली है, हुकूमत ने गाइडलाइन दे दी थी ना कि आपने ये इसको फॉलोअप करना है। ये इनको जो गए हैं बाहर, उनको 4 माह हो गए, वो सारी रिपोर्टें लेनी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने कोई इस पर अपना कदम उठाया नहीं। जी बिल्कुल। वो जो जोंके हैं ना, 30 साल से जोंके पाली उन्होंने सिस्टम में, वो जोंके इसको आगे नहीं बढ़ने देती। अगर कोई और बंदा होता, XYZ होता, मैं आपके आम बंदा होता, तो उसको तो उन्होंने जनाब DNA पूरा फैमिली ट्री ले आना था, पूरा DNA ले आना था। लेकिन यहाँ चूंकि एक लाडला डोला है, तो लाडला डोले के लिए कानून और है, और एक आम आदमी के लिए कानून और है। जो मेडिकल बोर्ड है उसका ये कहना है कि जी हम इस पे राय कैसे दें, जब रिपोर्ट्स ही मुकम्मल नहीं है तो राय क्या दी जा सकती है। देखिए सर, हमारा प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में एक ताकतवर तबका जो है ना जी, उसको बीमारी के साथ साथ एक सियासी बीमारी भी लगी हुई है। जब भी कभी वो अताब में आता है, जब भी कभी उसको जवाबदेह बनाना हो, जब भी कभी उसको एहतसाब के दायरे में लाना हो, जब भी कभी उसकी करप्शन के ऊपर हाथ डालना हो, तो वो सियासी तौर पर बीमार हो जाता है। अच्छा, अब सवाल ये है कि आप बीमार हैं, लंदन में बैठ के आप किसी अस्पताल में दाखिल नहीं हुए, आप कोई अपनी मेडिकल रिपोर्ट यहां शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ ये लिख देना काफी नहीं है कि आप बीमार हैं।
उसके नीचे आपके पास मेडिकल टेस्ट होने चाहिए, उनकी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, उसके डॉक्टरों की इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए, आपकी उसके ऊपर वो कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ पर आपका स्टेबिलिटी कहाँ खड़ी है, उसके बारे में तो वो कोई नहीं देते। वो कहते हैं बीमार है सारे। अच्छा, बीमार है लेकिन सियासी सरगर्मियां बड़ी टिका के कर रहे हैं। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट भी जा रहे हैं, वो भी उनसे मिल रहे हैं, पाकिस्तान के सफारतकार भी जाओ, साबिक सफारतकार भी मिलते हैं, बाहर के लोग भी मिलते हैं। बल्कि मैंने आपको बताया था इसहाक डार साहब इस काम पे लगे हुए हैं, उनकी असाइनमेंट ये होती है कि वो मुख्तलिफ लोगों से नवाज शरीफ की सियासी मुलाकातों का एहतमाम करें और फिर वो वहां से बयानात जो हैं नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से, नवाज शरीफ की सियासत में जिंदा रखने के हवाले से वो जारी करते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये तो जिस तरह से गए थे वो भी एक खुद बहुत बड़ा लतीफ़ा है, और जिस अंदाज से यहाँ से उनको निकाला गया वो खुद एक बहुत बड़ा लतीफ़ा है। फिर उसके बाद उनके भाई जो है जिन्होंने गारंटी दी, उनसे कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा अदालती निज़ाम, ना हमारा रियासती निज़ाम के भाई आप तो गए थे 8 हफ्ते के लिए, क्या हुआ, कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ। अच्छा, फिर एक बड़ी बात यह कि आप 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इस मुल्क के, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, कोई ऐसा अस्पताल आप पाकिस्तान में अपने लिए नहीं बना सके कि जहां आपका कोई इलाज मुमकिन हो सके। आपको कोई छोटी सी तकलीफ हो तो आपको अगली फ्लाइट से लंदन जाना पड़ता है। यह है पाकिस्तानी हुक्मरान की जो अशरफिया है, उनका अलमिया जो हम इस वक्त भुगत रहे हैं। हमारे साथ महमूद रशीद साहब हैं, सूबाई वजीर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। 2 चीज़ों पे बात हो रही है सर। एक, हम अभी बात कर रहे थे कि मरियम साहिबा का एक बयान है कि जी हुकूमत जो है वो हफ्तों महीनों नहीं दिनों में ख़त्म हो जाएगी। सर, ये जो यूटोपियन सोच है, ये जो सियासतदान होते हैं, क्या वो ग्राउंड रियलिटी से नाश ना होते हैं मरियम साहिबा? उन्हें पता नहीं कि मुल्क के अंदर असल हकाइक क्या है? ये किस तरह के बयान सर ख्वाबो ख्यालों के अंदर बयान घड़े जाते हैं? मेरा ख्याल है कि ये मरियम साहिबा तो बेताब हैं। जिस दिन से हुकूमत आई है ये उसी दिन से हफ्तों महीनों की बात कर रही हैं, जबकि जमीनी हकायक इससे बहुत मुख्तलिफ हैं। मरियम साहिबा को तो खुद सोचना चाहिए कि उनका आगे पॉलिटिक्स के अंदर कोई किरदार हमें तो नजर नहीं आता बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर। अदालतों की तरफ से नाअहल हो चुकी हैं और वो नाअहली की सजा जो है वे पूरे जतन कोशिश के बावजूद भी वो खत्म नहीं होने पा रही। तो उन्हें मेरा ख्याल है कि सब्र के साथ इंतजार करना चाहिए आइंदा इंतखाबात का, और उन इंतखाबात के ऊपर ये फोकस रखें और कोशिश करें। और फिर भी मैं ये समझता हूँ कि जो इनका ख्वाब है वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा हमें। तो आइंदा 1.5 साल में हुकूमत की परफॉर्मेंस पहले से बहुत बेहतर हो जाएगी और मैं ये समझता हूँ कि ये इनका ख्वाब ही रह जाए। ठीक है सर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो मेडिकल बोर्ड है उसने पंजाब हुकूमत को रिपोर्ट जमा कराई है, लेकिन वो रिपोर्ट्स तो मुकम्मल ही नहीं है जो हमारे पास इतलात हैं। ना उसमें कार्डिक, ना थराबोसाइट्स, ना प्लेटलेट्स, ना बोन मैरो टेस्ट, कोई भी एक रिपोर्ट मुकम्मल नहीं है। तो सर क्यों नहीं जो इदारे हैं वो इसके ऊपर एक्शन ले रहे कि एक शख्स बकौल सलमान आबिद के 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे, और झूठ का लेवल ये है कि एक आम आदमी अगर इस तरह का झूठ बोले सर इदारों के साथ, तो उसको तो कहीं पे भी कोई एक रत्ती बराबर जो है हमदर्दी नहीं मिल सकती। मेरा ख्याल है कौम ये सारा कुछ ऑब्जर्व कर रही है और देख भी रही है, और मॉरली लीगली जिस तरह से वो फ्रॉड से बहानेबाजी से यहाँ से निकले हैं वो भी सारा कुछ पूरी कौम के सामने है। मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर, फेडरल हुकूमत और कैबिनेट इस बात पर अब सीरियस हैं कि इन सारी रिपोर्ट्स को इकट्ठा करके मियां नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए इकदाम किए जाएं। जो रिपोर्ट्स अभी शॉर्ट हैं, मेरा ख्याल है उनको दोबारा ये हुकूमती सतह के ऊपर ये कार्रवाई करके उनको मुकम्मल किया जाएगा, और जहां भी कोई इस तरह की लेतो लाल और कोताही नजर आई उनके खिलाफ सख्त तरीन ताज़ीती कार्रवाई भी करने की। अच्छा सर, जंग में एक आज की खबर है अयूब नासिर साहब की इस्लामाबाद से, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए पीटीआई का 2 मुख्तलिफ ट्रैक्स पे अमली काम शुरू हो गया है। तो क्या पीटीआई भी संजीदा है नवाज शरीफ को वापस लाने में? ऑफ कोर्स, हम तो समझते हैं कि नवाज शरीफ अगर इतने बड़े लीडर हैं तो उन्हें आकर यहाँ पर अपने मुल्क की अदालतों का सामना करना चाहिए, उनके ऊपर जो मुकदमात हैं उनका सामना करना चाहिए, और फिर वो ये दावा कर सकते हैं कि वो एक अवामी लीडर हैं और अदालतों की जो भी फैसले हों
उनका एहतराम पूरी कौम को करना चाहिए। ठीक सर, एक आखिरी सवाल। बिलावल भुट्टो साहब ने कहा है जितने भी लॉन्ग मार्च करने पड़े करूंगा, हुकूमत को घर भेजूंगा। ये मरियम साहिबा और बिलावल साहब जो हैं, इनके जो जहनी रो है वो कहीं एक खास जगह आके ग्रोथ सियासी रुक गई है सर? वो इस तरह के बयानात देते हैं जिसको सुन के लोगों को हंसी आती है कि ये इन्हें शायद पता नहीं ग्राउंड रियलिटीज का। मेरा ख्याल है जी कि इन्हें शौक पूरा कर लेने दें। ये पिछले 3.5 साल से वक्फे से इन्हें फिट्स पड़ते हैं, लॉन्ग मार्च के फिट मैं इन्हें कहूंगा, और हुकूमत को घर भेजने के फिट्स। तो ये एक अमली दौरा जो है ना, ये इन्हें पड़ ही जाए ताकि लोग भी देख लें कि इनमें कुछ साथ है या नहीं है। ये हुकूमत का क्या बिगाड़ेंगे? बिल्कुल ठीक सर। बढ़ के लगाने की सर आपको बहुत मुबारक हो, आपके वजीर आला की कारकर्दगी जो है वो बाकी वज़राए आला से पहले नंबर पे है। और लेकिन अवाम डिमांड करते हैं कि मज़ीद जो है को थोड़ा सा आप लोग एक्टिव हों। इंशाल्लाह जरूर बेहतरी आएगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक। सॉरी मैं बात अपनी काट रहा हूँ। ये जो मेडिकल सर्टिफिकेट है नवाज शरीफ वाला, मैं एक डॉक्टर से रब्ता होता है, तो मैंने कहा कि मेडिकल सर्टिफिकेट बना दो। ये नवाज शरीफ के मेडिकल की सर्टिफिकेट की क्या हैसियत है? उसने मेरे सामने एक कागज़ लिखा फेंका, उसमें लिखा टू होम इट मे कंसर्न। उन्होंने कहा जाके थे मोर दिस डैमलो वाला है। खत्म हो गई बात। ये उनका मेडिकल सर्टिफिकेट ये है जो एक आम बना होता है छापा हाँ। कि ये बंदा बीमार है, इसको 3 दिन की छुट्टी दे देना या ये नहीं आ सकता, इस तरह का छापा मेडिकल सर्टिफिकेट है असल ख्याल है कि नॉट सपोर्टेड बाय नथिंग। जो उनसे मुसलसल पहले दिन से सवाल हो रहा है कि रसीदा कटो, वो रसीदा नहीं कट रहे जी। और क्या कहते हैं राणा साहब, रिपोर्टें बनाने वाला डॉक्टर भी यहाँ से लेकर गए थे। अच्छा, वो अपना रिपोर्टें भी देखे असूल परस्त लोग हैं, बंदे बाहर से नहीं लेते, बंदे अपनी रखते हैं। उनका तय है कि भाई हमने किसी का एहसान नहीं लेना, बंदे अपने ही होंगे सारा कुछ करने के लिए, चाहे वो राना शमीम हो या अरशद हो, जो भी हो। कोई नहीं। डॉक्टर अदनान को लेकर गए, डॉक्टर अदनान को डॉक्टर कम है, खानदान के मुलाजिम ज्यादा है। चलें, अच्छी बात है जी। वो क्या कहते हैं, एक में 2 चीजें आपको मिल जाती है ना, गेट वन गेट वन वाली बात है। एक ब्रेक ले रहे हैं जी, ब्रेक के बाद आते हैं। बड़ा मुश्किल से देते हैं। हाँ जी हाँ, दूसरा बहुत मुश्किल से देते हैं। ये खालिद क्यूम से उनका राब्ता नहीं है, इसलिए एक ब्रेक ले रहे हैं जी। ब्रेक के बाद आते हैं, फिर बात करेंगे कराची की सूरत हाल, कोरोना के ऊपर, और बड़ी 2-3 इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जिस पर बात करनी है, लेकिन एक ब्रेक ले रहे हैं। आलमे आब खाक में तेरे ज़हूर से फरोग, जर्रे रेग को दिया तूने तुलुए आफ्ताब। जी वेलकम बैक। और हम बात करेंगे कराची में जमात इस्लामी का धरना जारी है, और एक काफ़ी लंबे दिन हो गए वो धरने को ख़त्म नहीं हो रहा। इस पे पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है? और पीटीआई को उन्होंने एक दफ़ा कहा था कि आप आएँ हमारे साथ धरने में, लेकिन पीटीआई ने बावजूद इनकार कर दिया था। क्यों किया था? हमारे साथ खुर्रम शेर जमा साहब मौजूद हैं, पीटीआई सिंध के रहनुमा हैं। खुर्रम साहब, ये जो जमात इस्लामी का धरना है, आप लोग कोई उसके हवाले से कोई रिजर्वेशन है? बात असल में यह है कि इस वक्त पूरा सूबा सिंध जो है उसके अंदर जितनी भी सियासी जमातें हैं सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, हर किसी की जो है वो एक ही डिमांड है, और हर कोई यही कह रहा है कि जो काला कानून है उसको तब्दील किया जाए। इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि उनकी कोई और डिमांड है, हमारी कुछ और डिमांड है। अब अगर बैठ के ये सियासत करें और गैर और नामुनासिब स्टेटमेंट्स दें, तो इनसे तो सबसे पहले ये भी सवाल किया जाना कि एक दफा इन्होंने पहले भी एहतजाज किया था और पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर है उनको अपने दफ्तर भी बुलाया था, तो वो उन सारे लोगों को उन्होंने क्या उनके हकूक दिलवा दिए?
ये तो बीच में फिर अपनी सेटिंग बना के निकल जाते हैं ना। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि हलीम आदिल शेख साहब के हवाले से खबरें सुनने को मिल रही हैं, उन पे मुकदमात भी बन गए हैं, उनके गिर्द सिंध हुकूमत जो है मुख्तलिफ हवाले से उन्हें प्रेशराइज भी करी है। क्या गेम है, क्या चक्कर है ये? लीडर ऑफ अपोजिशन है, उनका काम ही यही कि अपोजिशन का रोल उन्होंने प्ले करना है और हर जगह पे जाना है और इश्यूज को हाईलाइट करना है। अब जाहिर है कि जब वो इश्यूज हाईलाइट कर रहे हैं तो उसमें पीपल्स पार्टी जो उनके साथ पर्सनल हो रही है, उनके ऊपर केसेस कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जितने भी मेंबर हैं मुकाबला करना जानते हैं, मुकाबला करेंगे। और अगर ये समझते हैं कि ये हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर्स को डरा सकेंगे, धमका सकेंगे, तो हम भी मुकाबला करेंगे, इसमें कोई इशू नहीं है। वफाकी हुकूमत हमारे पास भी है। अच्छा सर, कल मैं देख रहा था बिलावल भुट्टो साहब ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जब उनसे कहा कि शाहरुख जतोई के हवाले से सवाल किया तो उनका इसमें कहा कि सिंध हुकूमत का कोई रोल नहीं। तो सर सिंध हुकूमत इतनी लाइल्म है कि जेलों में से कैदियों को निकाल के रखा जाता है और उसे पता भी नहीं चलता? देखिए, ऐसी पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं हो सकती है कि सिंध हुकूमत सिंध को पता ना हो। सिर्फ शाहरुख जतोई नहीं है, शाहरुख जतोई के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कैदी हैं जिनको सजाएं हुई हैं, सजा याफ्ता हैं, और वो रात को अपने घरों में रातें गुजारते हैं और हर किस्म की फैसिलिटी उनके पास होनी चाहिए। देखें, सूबे सिंध के अंदर तो खरीदने वाला होना चाहिए। यहाँ पे तो सब कुछ बिकता है, हर अफसर बिकता है, हर डिपार्टमेंट बिकता है। आपके पास अगर पैसा है तो आप सबको खरीद सकते हैं। तो आप अंदाजा लगा लें, अमीर के साथ कानून अलग है, गरीब के साथ कानून अलग है। सो अब ये चीज नोटिस में आई है, हम उम्मीद करते हैं कि इनके अंदर कुछ थोड़ी शर्म आए। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 3-4 इशू हैं जी जिस पे हमने बात करनी है, हमारे पास 5-7 मिनट हैं, तो मैं क्या ज़रा इस पे जल्दी जल्दी बात कर लें। कोरोना जो है एक दफ़ा फिर ओमिक्रॉन जो है उसका बड़ा शोर मच गया है और स्कूलों को जो है तालीमी इदारों को की सरगर्मियाँ 3 रोज़ तक महदूद करने की तजवीज़ भी है। मेरा ख्याल है कि कौम को एक दफ़ा फिर रिएक्ट करना चाहिए, SOPs पे अमल दरामद होना चाहिए। देखिए, इस बारे में फवाद साहब का बयान था, जो ओमिक्रॉन है वो छोटे बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है, ज़्यादा उन पर असरअंदाज हो रहा है। तो हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। सेहत से आगे कोई चीज़ नहीं है, जो खास तौर पर बच्चे। और देखिए, स्कूल में बच्चे जाते हैं और बच्चे जब घर वापस आते हैं तो पूरे एक साइकिल, एक चेन बनती है, एक साइकिल बन जाता है। और फिर अल्लाह ना करे कोई बच्चा इफेक्ट हो स्कूल में हो तो फिर घर और पूरी फैमिली। तो मेरा ख्याल है हुकूमत को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए कि कोई ऐसे स्टेप्स लें कि स्कूल जो है तब मुकम्मल बंद नहीं करते तो कम से कम कोई इसके 3 दिन ऑफ कर दें, अच्छी तजवीज़ है, ताकि इसके कुछ सद्देबाब हो सके। अच्छा सलमान साहब, पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन का अमल जारी था। अब वो डोज जो है शॉट जो है वो भी लग रही है और हमने किसी हद तक दुनिया के मुकाबले में बेहतर अंदाज में से फेस किया। लेकिन अब मैं देख रहा हूँ कि अवाम जो है वो थोड़ा सा लापरवाह होते जा रहे हैं। देखिए, उसकी वजह यह है कि लोग समझते हैं कि शायद क्राइसिस जो है ना वो ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे जैसे ये, क्योंकि ये देखिए ये वक्फे से क्राइसिस पैदा हो रहा है, पूरी दुनिया में पैदा हो रहा है, इसलिए पाकिस्तान भी उसका शिकार है। तो अब लोगों को ज़रा एजुकेट करना होगा कि जिस अंदाज का जिम्मेदारी का मुजाहरा पहले बतौर रियासत हमने किया और उसका इतराफ़ फिर WHO ने भी अपनी रिपोर्ट में किया है कि पाकिस्तान ने बेहतर तरीके से सारे मामला को डील किया है। तो मुझे लगता है कि ना सिर्फ लोगों को एजुकेट करने की ज़रूरत है, कुछ अफर्मेटिव एक्शन जो है वो यकीनी तौर पर NCOC जो है वो लेगी कि ताकि थोड़ा सा हम ऐसे एक्शन ले लें जिससे अपने आप को सिक्योर कर सकें। और देखिए, बात यह है कि हर काम हुकूमत और रियासत नहीं कर सकती, कहीं लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। कम्युनिटी की सतह पे, आपके अपने फैमिली की सतह पे, अपने इंडिविजुअल्स की सतह के ऊपर हमें वो रोल प्ले करना चाहिए जिसके तहत हम अपने आप को ज़रा महफूज रखें और वो तमाम एहतियाती तदाबीर जो है कम अज़ कम इख्तियार करें जो इसके लिए ज़रूरी है। तो उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो दोनों सतह पे, यानी लोगों को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, इंस्टीट्यूशंस को भी रोल प्ले करना पड़ेगा, हुकूमत को भी इसमें अपना रोल प्ले करना पड़ेगा, तब जाकर हम इन तमाम चीज़ों से निपट सकेंगे बेहतर तौर पर। वज़ारत सेहत ने जो जारी की एडवाइजरी, उसमें उनका कहना है कि जो अगले 2-3 हफ्ते हैं वो बहुत कोरोना के हवाले से ख़तरनाक हैं। तो खालिद साहब, आप नहीं समझते कि मीडिया अपना रोल तो अदा कर ही रहा है इस कोरोना के हवाले से, लेकिन थोड़ा सा मीडिया को अपनी अवेयरनेस और लोगों के ऊपर जो नॉकिंग है उसको बढ़ाना चाहिए? देखिए राणा साहब, ये जो कोरोना की 5वीं लहर आई है, ये बड़ी शिद्दत के साथ जो है वो आई है और 5000 से ज़ायद जो हैं वो केसेस अब रोज़ाना की बुनियाद पर आना शुरू हो गए हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा जो मुतासर हो रहा है वो कराची और वहाँ पर जिस तरह 40% तक जो है वो कोरोना की जो शरह है वहाँ तक पहुँच चुकी है। और उसके बाद अगर हम पंजाब की सूरत हाल देखें तो यहाँ प्रेशर जो है उनमें पंजाब में ज़्यादा केसेस
कराची की तरह और सिंध की तरह नहीं है, लेकिन फिर भी जो प्रेशर नज़र आता है वो लाहौर शहर में नज़र आता है। तो इसमें देखिए जिस तरह हुकूमत अपने सतह पर कोई इकदाम उठा रही है, इंतज़ामिया जो इंतजाम उठा रही है, उसी तरह शहरियों को भी जो है अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करना होगी और कोरोना SOP जो हैं उनको नज़रअंदाज किसी सूरत भी नहीं करना चाहिए। इमरान साहब, सलमान साहब ने बात की बूस्टर डोज की, तो लाहौर प्रेस क्लब में बूस्टर डोज का अरेंजमेंट हो गए हैं। आप जाएं, जस्ट गेट इन और अपना बूस्टर डोज लगवा लें। ये एक सहूलत आपको हो, हमें लगवा लेनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आज दी न्यूज़ का इदारिया और रोजनामा जंग में मजहर अब्बास साहब का कॉलम ऑलमोस्ट एक जैसे ही इशू के ऊपर है, डील पॉलिटिक्स पे। जो इदारिया है वो ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग का अंदरूनी बहरान और साजिशों का जो खेल है अब वो बहुत ऊपर चला गया है और इन्होंने इस सतह के ऊपर डील का शोर मचाया कि ISPR को उसकी तरदीद करनी पड़ी और जो इत्तेहादी जमातें हैं उसके मुतालिक भी शोर मचा वो। अच्छा, डॉक्टर फैसल सुल्तान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मोस्ट रेलिवेंट हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बात हो रही थी कोरोना के और जो सूरत हाल है वो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा खतरनाक होगी। तो हमारी तो वैक्सीनेशन का अमल भी खासा तेज़ था डॉक्टर साहब, तो क्या आप समझते हैं कि अभी इसका अमल को मज़ीद तेज़ होने की ज़रूरत है? जी यकीनन। देखिए, आप अगर आलमी सतह पर देखें तो उन तमाम ममालिक में जहाँ वैक्सीनेशन, मतलब अमेरिका या इंग्लैंड की बात ले लें, UK की, वहाँ जैसे कहते हैं उनकी जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसके 90% वैक्सीनेशन हुई है। उसके बावजूद भी वहाँ कुछ सर्जेस आई हैं, उनके केसेस बढ़े हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ उनके लिए हुई वो ये कि बावजूद केसेस के इजाफे में उनका हेल्थ सिस्टम बचा रहा, लोग ज़्यादा बीमार नहीं हुए। और उसकी वाज़ेह तरीन वजह ये थी कि लोग वैक्सीनेटेड थे। और मुमकिन है कि ओमिक्रॉन जो है वो गुज़िश्ता वेरिएंट्स की निस्बत शायद जिसे कहते हैं कदर थोड़ा सा माइल्डर हो, लेकिन यहाँ इतने सारे केसेस हों तो फिर बचाव का एक ही सूरत रह जाती है कि आपने वैक्सीन लगवाई हो ताकि ज़्यादा सख्त बीमारी जो है वो आपको लाहक ना हो। अच्छा, ये बताइएगा, मैं आपकी आई एम सॉरी बात काट रहा हूँ, ये बताइएगा कि इस बार देखा जा रहा है कि आप बच्चों के हवाले से ज़्यादा मुतफक्किर हैं, और तो इसकी क्या वजह है सर कि आप फोकस ज़्यादा बच्चों की तरफ है कि इनको किसी तरह बचाया जाए, क्यों सर? अच्छा जी, मेन बात यह है कि चूंकि जो बड़े हैं उनको वैक्सीन काफ़ी सारी लग भी चुकी है और 12 साल से ज़्यादा उम्र के लोग बच्चे जो हैं उनको भी वैक्सीन कुछ को लग चुकी है, काफ़ियों को बल्कि। तो वो जैसे कहते हैं ना, अगर फिक्र कहें ये यूं कहिए तो वो इसकी वजह यह है कि जो छोटे बच्चे हैं 12 से नीचे वाले, उनको वैक्सीन सिरे से लगी नहीं है। तो एक तो ये वजह, ये नहीं है कि ये जो बीमारी है ये नेसेसरली सिर्फ बच्चों को हो रही है या बच्चों को कुछ ज्यादा हो रही है, ऐसा बात नहीं है ज्यादा ये बड़ों की बीमारी, लेकिन बच्चे इन्फेक्शन ले भी सकते हैं, कि जो कैरी भी करते हैं। तो और चूंकि हमारे यहाँ अभी तक 12 से नीचे वैक्सीनेशन नहीं हुई, दुनिया भर में भी कुछ यही आलम है, तो ये वजह है कि थोड़ा सा फोकस बच्चों पे जो ठीक है। सर, ये बताएगा कि पिछले 2 साल में बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत हुआ है, तो कोई ऐसा नहीं प्लान हो सकता कि इन बच्चों की तालीमी जो सरगर्मियां हैं वो मुतासिर ना हो, आगे ये बच्चे जो हैं वो किताबों से और स्कूल से बहुत दूर हो गए? ये बहुत ही अहम बात है जी। मैं आपको बताऊं, किसी वक्त मैं इस बात से जिसे कहते हैं, मैं क्या सभी तमाम लोग जो इस चीज़ को जानते समझते हैं या इसके करीब से भी गुजरे, वो ये समझते हैं कि जो तालीमी नुकसान हुआ है वो बहुत हुआ है। और उसमें ये जो ऑनलाइन लर्निंग वगैरह है, ये सिर्फ जिसे कहते हैं ना, ज़्यादा जो एलीट का लफ्ज़ नहीं यूज़ करता, ज़्यादा जो प्रिविलेज स्कूल हैं उसमें मुमकिन हुआ है, आम स्कूलों में ये चीज़ करनी मुश्किल थी। तो इस सूरत हाल में हमारी हतल वसा कोशिश है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए, स्कूलों में तालीम का नुकसान भी ना हो और अगर कहीं हमें थोड़ी सी बचाव के लिए कुछ तदाबीर करनी पड़े बच्चों के हवाले से तो वो भी करें। बहुत शुक्रिया सर। आखिरी सवाल है, आई एम सॉरी, लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जा रहे आप लोग? देखिए, इस वक्त तो हमारा कोई उस तरह का ब्लंट बड़ा जो लॉकडाउन होता है उस तरह का ख्याल नहीं। रिस्ट्रिक्शंस हैं थोड़ा बहुत, जिसे कहते हैं जहाँ केसेस बहुत हों वहाँ थोड़ा लिमिटेड सी रिस्ट्रिक्शंस या परसेंटेज पॉजिटिविटी के हिसाब से शहरों पे कुछ थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस, लेकिन उस तरह का लॉकडाउन इस वक्त तो एनविजेज नहीं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सलमान भाई, मजहर साहब कहते हैं कि ये जो शोर मचा था ना डील और ढील का, ये इसमें गुब्बारे में से हवा निकल के, मैं चाह रहा हूँ योर शॉर्ट कमेंट। देखिए, बड़ी दोनों अगर आप अदारियों को भी देखें और कालम को भी देखें तो बुनियादी बात ये की गई है कि पाकिस्तान में इस वक्त डील के बारे में जो बातें की जा रही थी
वो सारी की सारी जो है ना सिवाय सियासी शोशेश है, उसके अंदर से अंदर कुछ नहीं था। अलबत्ता ये उन्होंने इतराफ़ किया कि कुछ जगह पे बातचीत हो रही होगी और बातचीत होती रहती है, लेकिन उससे अपनी मर्जी के जो नताइज निकालने की कोशिश की गई थी वो नहीं है। और एक बड़ी अच्छी बात मज़हर अब्बास ने लिखी है, उन्होंने कहा कि देखिए ये जो अपोजिशन है उसमें चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे PMLN या पूरी PDM, इसके अंदर वो ताकत ही नहीं है कि ये हुकूमत को गिरा सके। और इसका अपना शिराजा इतना बिखरा हुआ है कि ये अभी तक एक मुत्तहिद होकर अपने आप को रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकी है। तो इसलिए वो कहते हैं कि हुकूमत को इतनी परेशानी नहीं है जितनी परेशानी मीडिया के अंदर हमें दिखाई ठीक देती है, वो कहते हैं जी अपोजिशन जो है वो किसी की काल पर खड़ी है। ये किसी की काल जो है ये 4 साल तो हो गए तो नहीं हुई, तो ये क्या किसी की काल क्या है? आपको याद है मौलाना कोसर नियाज़ी की किताब और लाइन कट गई और ये उसी लाइन पे चलते हैं, फ़ोन कॉल पे चलते हैं। आपको पता है ये गुजरावाला मार्च तक गए थे, एक फ़ोन आया और फिर वहाँ से वापस हो गए। ये सारी जिनकी कोशिशें हैं ना वो डील के लिए, ये जमहूरियत, ये वोट को इज्जत दो और हम जमहूरियत की चैंपियन, ये सब खाम ख्याली है। आप देख लें हमारी सियासत का जो मेन जो बुनियाद रही है ना वो यही रही है कि देखते हैं ऊपर की तरफ एस्टेब्लिशमेंट क्या कहती है। तो ये सब जो दी न्यूज़ का एडिटोरियल और मज़हर साहब का जो कॉलम है इसी पे है कि उन्होंने उनके अपना ना उनकी आंखें खोल दी कि भाई आप ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल ठीक, उनके गिरबान चेक कर दिए कि आप बात करते हो जमहूरियत की, आप बात करते हो वोट की इज्जत, ये आपकी हैसियत है। एक फ़ोन कॉल का इंतजार कर रहे हो कि भाई जब फ़ोन कॉल आएगी तो हम जनाब राधा नाचेगी। ये आप जमहूरियत, ये वोट को इज्जत तो सब भूल जाए, सब ये फ़ोन कॉल का कमाल है, फ़ोन कॉल का कमाल है। अच्छा, कहते हैं मज़हर साहब कहते हैं कि हालात इतने ख़राब नहीं जितने मीडिया में शोर मचाया जा रहा है। मीडिया में शोर जो है ये वैसे बड़ा साइंटिफिक काम है। ये देखिए कि राणा साहब के मीडिया में, सारे मीडिया में नहीं, मीडिया ब्रिगेड की आप बात कर सकते हैं कि एक मखसूस जो मीडिया ब्रिगेड है जिसकी नून लीग के साथ जो है वो गहरी वाबस्तगी है, उसकी तरफ से जो है इस तरह की मुहिम जो है वो चलाई जा रही है। और दूसरा जो डील का तासर था ये तो नून लीग के अंदर से खुद फैलाया जा रहा था, और इसको भी जो है वो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये तासर जो था वो एक्सपोज हो गया। बहुत शुक्रिया शफीक साहब, सलमान साहब, खालिद साहब, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। टॉप ट्रेंड है स्कूल्स और तजवीज़, जो जैसे हमने बात की कि 3 रोज़ की तजवीज़ है कि इसे महदूद कर दिया जाए, लेकिन हमारी दरख्वास्त यही है कि बच्चों का पहले ही बहुत तालीमी नुकसान हो गया है और वो अब एक गैप जो है उसे फिल करना उनके लिए एक बहुत बड़ा मसला होगा। और फिर एक और छोटी सी आवाज़ में बुलंद करना चाहता हूँ कि ये जो छोटे प्राइवेट स्कूल हैं जब ये बंद हो जाते हैं तो लोग फ़ीसें देना बंद कर देते हैं। वो फ़ीसें देना बंद करते हैं तो जो उस स्कूलों में छोटे छोटे बच्चियाँ पढ़ा रही होती हैं, छोटे छोटे लड़के पढ़ा रहे होते हैं, उनको तनख्वाहें मिलना बंद हो जाती हैं, ज़िंदगी उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। हुकूमत को इस पॉइंट पर भी ज़रूर सोचना चाहिए। वो बच्चे इन्हीं स्कूलों में पढ़ा पढ़ू के अपना घर चला रहे होते हैं, वो भी हमारा हिस्सा है और उनका ख्याल रखना चाहिए। कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी।